नमस्कार। बिहार आईटी आईसीएटी का फाइनली ऑफलाइन मॉपअप काउंसलिंग का डेट जो है आ चुका है और आपका जो मेरिट लिस्ट है वो भी आ चुका है। तो अब जिनका जो डेट फिक्स किया गया है आप अपना मेरिट लिस्ट में चेक कर सकते हैं और अब ऑफलाइन मॉपअप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ये सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। क्योंकि इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आप ऑफलाइन मॉपअप काउंसलिंग में जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हालांकि मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूं कि ये मैं सबसे पहले आपको अपडेट दे रहा हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 9 सितंबर को यहाँ पे अपडेट हुआ है और आज 9 ही सितंबर 2023 है। आप यहाँ पे देख पाएंगे। देखिए ये थोड़ा मैं डिटेल अभी बताऊंगा, आपको पढ़ के और समझा के बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन एक एक चीज़ एक एक डाउट्स आपका क्लियर होगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए पहले तो ये मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको यहाँ मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा ऑफलाइन मॉपअप काउंसलिंग का, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, इस वाइज आपको। और ये आपको आपका जो यहाँ पे आप मेरिट देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका मेरिट नंबर है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। रोल नंबर जो भी है आपका आप देखेंगे, सर्च करेंगे, जो आप डिस्ट्रिक्ट के लिए है वो डिस्ट्रिक्ट अपना पे सेलेक्ट करेंगे। तो ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, इनको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। मेरिट लिस्ट के बाद लास्ट पेज में जाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है वो मैं डिटेल में बताऊंगा। ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जब डेट ऑफ टाइम जो कि आप देख सकते हैं 23 सितंबर तक है। उसके बाद ये देखिए ये डिटेल आपको बहुत समझ आना है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, ये पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इस पॉइंट को आप नहीं समझते हैं तो आप जब काउंसलिंग के लिए जाएंगे, मॉपअप काउंसलिंग के लिए, तो आपको दिक्कत आ सकती है, 100% दिक्कत आ सकती है। तो बिल्कुल आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहले ऊपर से ही स्टार्ट करता हूँ और मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जितना बेहतर आप समझ जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट में करता हूँ कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा परिषद, आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। देखिए सबसे पहले देखिए मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ जिससे आपको एकदम कोई भी कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। यहाँ पे बात हो रही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2023, जो कि आप जानते हैं जिसे शॉर्ट में ITICAT बोलते हैं, ठीक है। और फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे समझेंगे आप। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा की पूर्व प्रकाशित मेधा सूची के आधार पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में द्वितीय चक्र की सीट आवंटन के पश्चात उन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत विभिन्न NCBT/SCBT पाठ्यक्रमों में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध ऑफलाइन मॉपअप काउंसलिंग संस्थाकार हेतु आवश्यक सूचना। ठीक है, सेकेंड राउंड में आपका जो सीट था, ठीक है, नहीं, जो सेकेंड राउंड में जितना सीट था फुल हो गया। अब जो वैकेंट सीट है उन पे ये ऑफलाइन मॉपअप काउंसलिंग हो रहा है, यानी कि संस्थाकार हो रहा है। तो उसके लिए ये नोटिस आया हुआ है जो कि आप उसमें भाग लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में। देखिए ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझने हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा ITICAT 2023 के पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 29/8 के क्रम में अभ्यर्थी एवं सर्वसाधारण संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के ITICAT 2023 के आधार पर संपन्न द्वितीय चक्र ऑनलाइन काउंसलिंग के आधार पर नामांकन उपरांत, ठीक है। सेकेंड राउंड का क्या हुआ कि आपका जो नोटिस आया था 29 अगस्त को, और सेकेंड राउंड का जो आपका एडमिशन हो चुका है सेकेंड राउंड में, उसके बाद NCBT SCBT पाठ्यक्रमों के नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्तियों के लिए पुनः आवंटन हेतु ITI सम्मिलित जिन उपरोक्त विज्ञापन के आलोक में दिनांक 31/8 से 5 में निर्धारित अवधि में मॉपअप काउंसलिंग में भाग लेने हेतु ऑनलाइन बिलिंग सबमिट किया है, ठीक है। 31 से 5 में जिन्होंने ऑनलाइन मॉपअप के लिए अपना बिलिंग सबमिट किया है तो वो क्या करेंगे, मॉपअप सभी पात्रता प्राप्त अभ्यर्थी मॉपअप काउंसलिंग में भाग लेने हेतु निम्न प्रकार अनुसार सम्मिलित किया गया है। जो आपने बिलिंगनेस अपना सबमिट किया था तो सभी जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, मतलब पात्रता का मतलब एलिजिबल है उसके लिए, तो वो कैसे उनके लिए क्या है कि वैसे अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध काउंसलिंग निम्नवत कार्यक्रम अनुसार परिषद कार्यालय IAS संघ भवन पटना हवाई अड्डा के निकट पटना 14 में आयोजित किया गया है। तो उन लोग को कहाँ जाना है, परिषद कार्यालय IAS भवन पटना हवाई अड्डा निकट पटना 14 में आयोजित किया गया। आपको यहाँ पे इस एड्रेस पे जाना है ऑफलाइन मॉपअप काउंसलिंग के लिए। ये ऑफलाइन मॉपअप काउंसलिंग है, ठीक है। मेधा सूचियों में उम्मीदवारों के रोल नंबर मेधा क्रम अनुसार रो
तिथिवार अंकित हैं। देखिए यहाँ पे आपके रोल नंबर जो मेरिट लिस्ट है इसमें रोल नंबर दिए गए हैं, आप अपना रोल नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा और आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट, आप वो डिस्ट्रिक्ट सर्च करेंगे यहाँ पे और अपना रोल नंबर चेक करेंगे। उसके बाद आपको डेट फिक्स होगा कि किस डेट को आपको जाना है। मान के चलिए अभी ये रोल नंबर किसी का है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इनका रोल नंबर किस डेट को, 13 को, इनकी 13 सितंबर को इनको ऑफलाइन के लिए जाना है, ऑफलाइन मॉपअप काउंसलिंग के लिए जाना है इनको, ठीक है। और पटना के हैं ये, पटना के, ठीक है। ऐसे करके ये आप आसानी से चेक कर पाएंगे, ये सारा लिस्ट दिया गया है। अब क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्या आपको लेके जाना है, ये सारी डिटेल मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। हालांकि ये आप आसानी से समझ सकते हैं, ये मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है डेट ऑफ इंटरव्यू का, टाइम साफ साफ लिखा है, डेट लिखा हुआ और टाइम भी लिखा है। जैसे कि 14 सितंबर डेट हो गया और 10 बजे ये टाइम होगा, एम सुबह की बात हो रही है, आपको वहाँ पे जाना है। अब मैं लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पे मैं जाता हूँ और आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं लास्ट में हाँ ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये पॉइंट बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि अब आप जाएंगे मॉपअप के लिए, आपको समझना बहुत जरूरी है। इस प्रकाशन में अंतर्निहित उम्मीदवार को नामांकन की गारंटी नहीं है। देखिए इन्होंने क्लियर किया है कि आपको कोई नामांकन, आपका जो एडमिशन की कोई गारंटी नहीं है। आपका रोल नंबर, आपको गारंटी किस चीज़ की गारंटी की बात कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये रोल नंबर जो है, ठीक है, ये रोल नंबर की बात कर रहे हैं। आपका रोल नंबर आ गया, ये गारंटी नहीं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। इन्होंने ये साफ क्लियर किया है कि आपका रोल नंबर, इसमें मेरिट में आपका रोल नंबर दिया गया है, तो आप जरूरी नहीं है कि आपका वहाँ पे एडमिशन हो ही जाए, इसकी कोई गारंटी इनकी तरफ से नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपको जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलने वाला है। काउंसलिंग से रिलेटिव, एडमिशन से रिलेटिव कोई भी जानकारी बहुत ही डिटेल में आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो आप जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में भूल जाएंगे आप। अब देखिए, प्रत्येक कोटि की सीटों की कुल स्वीकृत संख्या से अधिक उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए संभाव अनुपस्थित एवं सीटों को भरने का ध्यान में रखकर मेधा सूची में सम्मिलित किया गया है। देखिए ये क्या है, जितनी सीट है, मान के चलिए 10 सीट है और 10 का यहाँ पे 20 बुलाया गया है, तो सिंपल सी बात है 10 ही लोग को सीट मिलेगा, तो 10 लोग को सीट नहीं मिला है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हालांकि सीट इतना नहीं है, सीट तो इससे ज़्यादा ही है। एक एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करूँगा जिससे कोई भी डाउट्स आपको नहीं होने वाला है। आप कहेंगे सर ये रोल नंबर बहुत सारे हैं, क्या इन लोग को सीट इतना मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन्हीं को मिलेगा और मेरिट बेसिस। मान के चलिए आपका जो रोल नंबर है, उस रोल नंबर के पहले जो कैंडिडेट था वो नहीं गया, तो आपका नंबर रहेगा, आपका चांस रहेगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा। ये चलता है। बाकी कोई भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कोई भी डाउट्स आपका, मैं इवनिंग तक रिप्लाई दूंगा। रिप्लाई नहीं दूंगा तो नेक्स्ट डे वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब देखिए इतना बता दीजिए, फलस्वरूप ऐसे उम्मीदवारों का नामांकन उनके द्वारा सभी शर्तों को पूरा करने के अतिरिक्त संबंधित जिले मेधा क्रम में उनसे ऊपर उम्मीदवारों को अनुपस्थिति में परिणामस्वरूप खाली स्थान उपलब्ध रहने पर निर्भर होगा। ठीक है, साफ साफ ये लिखा है, जो मैंने आपको बताया है, साफ साफ लिखा है का नामांकन उनके द्वारा सभी शर्तों को पूरा करने के अतिरिक्त, एक तो आपकी जो भी शर्तें हैं वो पूरी होने के उपरांत भी जिले के मेधा क्रम के उनसे ऊपर के उम्मीदवारों को अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप खाली स्थान उपलब्ध कराने पर निर्भर होगा। मतलब जो आपसे ऊपर के कैंडिडेट हैं, अगर वो अनुपस्थिति रहती है उनकी, ठीक है, तो खाली स्थान हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको एडमिशन मिलने का चांस रहेगा, ये रहता है। ठीक है, जैसे आपसे पहले ज़्यादा मेरिट वाला है कोई, तो उनका जो अगर वो नहीं आते तो आपका हो जाएगा, ये रहता है। अब यहाँ पे आप देखें, सीटों की अद्यतन स्थिति प्रत्येक दिन काउंसलिंग के उपरांत की वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। जो सीट रहेगा आपका, सीट मैट्रिक जिसे बोलते हैं, कोई भी किस कॉलेज में कितना सीट है, कितना वैकेंट सीट है, कितना खाली सीट है, ये आपको जो देखने को मिलेगा प्रतिदिन आपकी वेबसाइट पर मिलेगा। यहाँ से सब पर्षद की वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सीटों का अद्यतन स्थिति देखकर काउंसलिंग में भाग लें। देखिए आप सीट जो है, सीट को देख के ही काउंसलिंग में भाग लीजिए। आप देख लीजिए कि इस कॉलेज में इतना सीट वैकेंट है, तो उस हिसाब से आप भाग लीजिए, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अब नंबर 3, आरक्षण के लागू प्रावधान के अनुसार आरक्षित वर्गों के उम्मीदवार को कोटि अनरिजर्व की मेधा सूची में सम्मिलित है, उनके रोल नंबर सामान्य अनरिजर्व मेधा सूची के साथ उनकी ही संबंधित आरक्षित कोटि मेधा सूची में अंकित है। ऐसे उम्मीदवार को नियमानुसार सुविधा रहेगी कि वे संस्थान पाठ्यक्रम चुनाव में सामान्य कोटि के मेधा क्रमांक काउंसलिंग संस्थाकर अपनी आरक्षित कोटि का लाभ स्वच्छता तब तक ले सकते हैं जब तक अनारक्षित कोटि की सीटें रिक्त हैं। देखिए वो जो जनरल वाले लोग हैं, तो वो सीट देखो उसका लाभ जब भी ले सकते हैं जब तक वो सीट उसके लिए उपलब्ध है, उसके बाद आप उसके लिए उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। अब देखिए, उल्लेखनीय होगा कि आरक्षण नियमानुसार आरक्षित कोटि जो सीटें आरक्षित कोटि अभ्यर्थियों को जंप ओवर
कार्य ब्लॉक हो जाएगा। वे सीटें आरक्षित कोटि की काउंसलिंग के दिन ओपन होगा। अब यहाँ पे समझिए आप अच्छे से, देखिए अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे था मैं, अतः आरक्षण कोटि वैसे अभ्यर्थी जो सामान्य कोटि यूआर के मेधा सूची में सम्मिलित हैं, उनके अपने अनरिजर्व यूआर मेधा क्रम के अनुसार निर्धारित तिथि तक काउंसलिंग हेतु आना अनिवार्य है। देखिए जो आपको डेट फिक्स किया गया है, वो डेट को आपको वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है काउंसलिंग के लिए। अगर आप नहीं जाते हैं, किसी कारण वहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो क्या होगा, अन्यथा उनके मेधा क्रम के नीचे मेधा क्रम वाले अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित हो जाएंगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होंगे। अगर आप नहीं जाते हैं, जो आपको टाइम फिक्स किया गया, डेट फिक्स किया गया, अगर आप उसमें नहीं जाते हैं, तो आपसे जो नीचे वाले मेरिट जिनका है उनको बुला लिया जाएगा, वो एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपको फिर वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान देना है कि जरूर जो आपकी डेट है उसी डेट को आपको जाना है, ठीक है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अगर जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। नंबर 4, अगर कोई उम्मीदवार स्वयं उपस्थित नहीं होगा अथवा निर्धारित पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेगा अथवा न्यूनतम अर्हता नहीं रखता है अथवा पहचान स्थापित नहीं होती है, उस व्यक्ति जांच आयोग पाया जाता तो वैसे उम्मीदवार स्वतः रद्द हो जाएंगे। देखिए अगर कोई उम्मीदवार वहाँ नहीं जाता है, जो आपका टाइमिंग दिया गया है, तो आप वहाँ पे नहीं जाते हैं, और दूसरा आपका जो निर्धारित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र है, आपका दस्तावेज जो है आपके पास, वो न्यूनतम अर्हता नहीं रखता है, मतलब जो एलिजिबिलिटी है वो नहीं रखता है, अथवा कोई पहचान पत्र नहीं है आपके पास, और आपने जो एक मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता है, यानी डॉक्टरी जांच आयोग पाया जाता है, यानी कि वो भी आपको देना होगा। अगर वो भी आपके पास नहीं, तो वैसे उम्मीदवार को स्वतः रद्द होगी, मतलब उनकी सीट जो है रद्द हो जाएगी, उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये भी आपको पूरा कंप्लीट करके ले जाना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या एलिजिबल होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 5, उम्मीदवार को नामांकन चयनित होने के लिए विवरण पुस्तिका अंक की शर्तों को प्रावधान को संपूर्ण करना अनिवार्य है। देखिए जो आपका प्रोस्पेक्टस है, यानी कि जो विवरण पुस्तिका है, तो नामांकन उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी सारा लिखा गया है, उसको आपको अनिवार्य है कि उसको समझना भी जरूरी है, आपको देखना भी जरूरी है, क्या क्या उसमें शर्तें हैं वो पढ़ना भी जरूरी है। तो आपको अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कल उसका वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यदि निर्धारित काउंसलिंग के आधार पर सीट आवंटन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी तो उसके अगले दिन पूरे करने के लिए संबंधित अधिकारी को रुकना होगा। देखिए यहाँ पे एक भी और है, याद ध्यान देना, आपको एक डेट फिक्स किया गया, ठीक, उस डेट में अगर आपकी जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाई तो क्या होगा, अगले दिन आपकी प्रक्रिया होगी, अगले दिन पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारी को रुकना होगा। तो आपको वहाँ पर रुकना है, वेट करना है अगले दिन के लिए, ऐसा नहीं आप वहाँ से भाग जाएं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको वहाँ वेट करना होगा जब तक कोई प्रक्रिया पूरी नहीं होती। ये इसमें क्लियर लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, इसमें क्लियर लिखा है, आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है। नंबर 6, यदि निर्धारित तिथि तक तिथियों के बीच में उपलब्ध सीटें भर जाती हैं, ठीक है, जो डेट फिक्स की गई है उसमें अगर सीट भर जाती हैं तो सीटों भर जाने के बाद निर्धारित काउंसलिंग स्थगित कर दी जाएगी एवं अभ्यर्थियों को वापस लौटा जाएगा। देखिए जो सीटें हैं वो सीटें अगर फुल हो जाती हैं और आपका टाइम ही नहीं आता है तो क्या होगा कि वहाँ पे ये स्थगित कर दी जाए, रोक दिया जाएगा काउंसलिंग, और आपको घर वापस जाना पड़ेगा अगर आपको सीट नहीं मिलती है। तो इस तरीके से जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी जानकारी देता हूँ एकदम क्लियर बताता हूँ। नंबर 7, उपरोक्त कंडिका में दिए गए काउंसलिंग साक्षात्कार कार्यक्रम के अनुसार परिषद वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। मेधा सूची से क्रमानुसार सीट पुनः आवंटन किया जाएगा। देखिए जो भी साक्षात्कार के कार्यक्रम है वो वेबसाइट पे हैं, आप उसमें देख सकते हैं, और जो सीट का है वो भी उसमें देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे उपरोक्त कंडिका के अनुसार पात्रता प्राप्त निर्धारित तिथि तक उपरोक्त काउंसलिंग में भाग लेने ऑनलाइन बिलिंग ऑप्शन सबमिट करने वाले पात्रता प्राप्त अभ्यर्थियों को उपरोक्त कंडिका 1 के अनुसार मॉपअप काउंसलिंग साक्षात्कार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जिलावार सम्मिलित किया गया। ऐसे पात्रता प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को मेधा काउंसलिंग तिथि के स्वयं साक्षात्कार एवं उपस्थित हों, अन्यथा ऐसे उम्मीदवारों को पुनः आवंटन नामांकन दावा खो देंगे। देखिए जो आपका पात्रता है तो उसके हिसाब से क्या करना है, आपको जब मॉपअप में जाना है तो आपको खुद जाना है, ऐसा नहीं कोई और आपकी जगह पे जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना है, और जो डेट है उसी डेट को आपको जाना है। आपको जो सीट आवंटित हुआ है उसका, नहीं तो वो आपका नामांकन दावा आप खो देंगे, ये इसमें क्लियर किया गया है, ठीक है।
देखिए अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो आप जरूर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट बताता हूँ मैं जो जो आपको वहाँ पे लेके जाना है। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ITICAT 2023 की सम्मिलित होने के लिए निर्गत उसके प्रवेश पत्र में उल्लेखित हों। नंबर देखिए, आपको कॉपी ऑफ आधार कार्ड का कॉपी फोटो कॉपी ले जाना है, 6 का आपको कॉपी ले जाना है जो आपने अपने एडमिट कार्ड में लगाई थी, वही 6 कॉपी लेके आपको जाना है फोटो का। अब मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप 6 नहीं कम से कम 10 फोटो लेके जाइएगा, 10 फोटो पूरा वहाँ पे लग जाएगा। तो आप 6 फोटो से ज़्यादा आपको लेके जाना है। यहाँ तो ये तो सबमिट करने की बात हुई, 6 आपको सबमिट करना है। अब बाकी जो आपके वहाँ पे आपका जैसे पार्टी पार्ट भी रहा उसमें फॉर्म लगता है, और आपका जो और भी है अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें लगता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको फ़ोटो लेके जाना, एक्स्ट्रा फ़ोटो लेके जाना, क्योंकि इस तरीके से वीडियो कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब ओरिजिनल एडमिट कार्ड की बात हो रही है, यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, अपना रैंक कार्ड लेके जाना है मोपो काउंसलिंग के लिए। ठीक है, डाउनलोड प्रिंट आउट ऑनलाइन फिल पार्ट भी हार्ड कापी, ये पार्ट भी का कापी आपको निकाल लेना है और हार्ड कापी इसका लेके जाना है। पार्ट भी कैसे भरा जाता है, अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको भरने में तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम कल ही उसका कॉपी भरा हुआ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इससे पहले मेरे पार्ट बी का फॉर्म फिलअप भरा पड़ा हुआ है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पार्ट बी का पूरा डिटेल बताया कैसे इसको भरना है। अगर आपको डिटेल नई ओर से चाहिए, न्यू पार्ट बी आपका भरना है तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। हालांकि मैंने वो MBBS का ही भरा था, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका भी भर के आपको बता दूंगा अगर आप कमेंट्स करते हैं तब। और ठीक है, ये पार्ट भी आपको लेके जाना है। उसके बाद वेरिफिकेशन स्लिप जो जांच पर्ची है वो भी आपको ले जाना है, और 2 कॉपी डाउनलोड विद इन बायोमेट्रिक फॉर्म इन 1 कॉपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय साथ लाना अनिवार्य है। अब यहाँ पे मालूम क्या वेरिफिकेशन जांच पर्ची से बोलते हैं, तो जांच पर्ची को आपको 2 कॉपी लेके जाना है, एक नहीं दो कॉपी, और टाइम लगता है इसमें, आपको भर लेना है। क्या क्या चीज़ आपको नहीं भरनी है, क्या क्या भरनी है ये भी मुझे कंप्लीट पता है, हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं लेकिन ITICAT के वीडियो में इतने नहीं बनाए हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है आप बता दीजिएगा, जाँच पर्ची मैं बता दूंगा आपको कैसे जाँच पर्ची भर के ले जाना है। ठीक है, ये 2 कॉपी लेके जाना है, और पार्ट बी का बहुत सारे बच्चे पार्ट बी नहीं ले जाते हैं, आपको पार्ट बी लेके जाना है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैं आपको जांच पर्ची में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब बाकी कोई भी डाउट्स है आप कमेंट में हमको बता दीजिएगा, मैं डॉक्यूमेंट का चाहूँगा कि इसे अलग वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।